I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. Students, in this video we are going to understand the topics of thermodynamics, and these topics are phases and phase changes, latent heat, first latent heat equation or Clapeyron equation. So let's begin with phases and phase changes. Phases and phase changes. फेसेस क्या होते हैं, हमें पता है जो हमारे पास मैटर है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ये हमने अभी तक पढ़ा है। वैसे एक 4th स्टेट भी होती है मैटर की जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ 3 स्टेट्स की ही बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर द डिफरेंट फेजेस। क्या बोलते हैं? डिफरेंट फेजेस हैं ये, ठीक है। और जब सॉलिड अपनी जो स्टेट है चेंज करता है लिक्विड में और लिक्विड वेपर में, ठीक है, तो जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेज चेंज। क्या बोलते हैं? फेज चेंज बोलते हैं। जब भी फेज चेंज होगा, जब भी स्टेट चेंज होगी सब्सटेंस की, जैसे सॉलिड है लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड गैसेस में चेंज हुई, ठीक है, जब भी सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करता है तो या तो हमारे पास हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट इमिट होती है, ये होता है, ठीक है। अब कुछ सॉलिड्स हमारे ऐसे होते हैं जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब कि जो हमारे पास सेम सब्सटेंस है लेकिन सेम सब्सटेंस के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट फेजेस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि हीट या तो क्या होती है? एब्जॉर्ब होगी या इमिटेड होती है जब फेज चेंज होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये प्रोसेस नहीं होती, मतलब ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना हीट इमिट होती है। एग्जाम्पल है लिक्विड हीलियम। जो लिक्विड हीलियम है हमारे पास, बिलो 2.19 केल्विन टेम्परेचर पर दो फेसेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। वो है हीलियम 1 और दूसरा है हीलियम 2, ठीक है। हीलियम 1 और हीलियम 2 में ये एग्जिस्ट करेगा 2 फेसेस के अंदर, ठीक है। इस केस में ना तो हीट हमारे पास एब्जॉर्ब होती है ना ही हीट इमिट होती है, और ऐसे फेज चेंजेस को हम क्या कहते हैं? फेज चेंजेस ऑफ सेकंड ऑर्डर। क्या बोलते हैं? फेज चेंजेस ऑफ सेकंड ऑर्डर। और जो मैंने अभी पीछे बताया कि नॉर्मली हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट इमिट होती है जब सब्सटेंस अपना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करता है, तो उन फेज चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फेज चेंजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है कि फेज चेंजेस ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्या होता है। ऐसे केसेस जिसके अंदर ना तो हीट एब्जॉर्ब हो ना हीट इमिट हो, उनको हम क्या बोलते हैं? फेज चेंजेस ऑफ सेकेंड ऑर्डर। और ऐसे केसेस जिनके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है, उनको हम बोलते हैं फेज चेंजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद आता है टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर जहाँ पर जो सब्सटेंस है अपना फेज चेंज करता है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वो अपने आप को, जैसे सॉलिड है, सॉलिड किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया। तो जिस टेम्परेचर पर वो हुआ उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। तो वो ट्रांजिशन टेम्परेचर जिसके अंदर सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और वो ट्रांजिशन टेम्परेचर जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? वेपर्स में चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और डायरेक्ट सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? अगर डायरेक्ट सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? वेपर्स में या गैस में चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास था फेज क्या होता है और फेज चेंजेस क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लेटेंट हीट का। तो लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट, ठीक है। लेटेंट का नाम ही है कि छुपी हुई। तो इसको समझने के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मान लो मेरे पास वाटर है जिसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैंने वाटर को हीट किया और वाटर क्या हो जाएगा? गर्म होगा उससे ज़्यादा, ठीक है। अब उसका टेम्परेचर हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि वाटर जो है, वाटर का टेम्परेचर क्या हो गया? राइज हो गया। तो हीट हमें दिख रही है टेम्परेचर की फॉर्म में कि हमने वाटर पहले 10 डिग्री सेल्सियस पे लिया, उसको गर्म किया तो वो 15 डिग्री सेल्सियस पे
हो गया। तो यहाँ पर तो हीट हमें दिख रही है, इस हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मैंने क्या लिया, मैंने आइस लिया, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को मैंने हीट किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर के अंदर, ठीक है। वो तो अगर फिर मेरे पास टेम्परेचर कितना है उसका भी 0 डिग्री सेल्सियस, आइस किस में चेंज हुआ, आइस सॉलिड था, किस में चेंज हो गया, वाटर के अंदर, ठीक है, जब मैंने उसको हीट दिया। लेकिन टेम्परेचर तो हमारे पास सेम रह रहा है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। तो ये जो हीट है ये हमें दिखी नहीं ना, हीट हमें क्या है यहाँ पर, वो हीट छुपी हुई है। हीट ने, आइस ने हीट को लिया, एब्जॉर्ब किया, ठीक है, लेकिन किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में, और टेम्परेचर हमारे पास क्या है, सेम है। तो ये आइस कहाँ गई, ये आइस कहाँ यूज हुई, टू चेंज द स्टेट, स्टेट को चेंज करने में ये हीट जो है वो हमारे पास यूज़ हुई है। या फिर जो बॉन्ड है, बॉन्ड को वीकन करने में हमारे पास ये हीट क्या हुई है, यूज़ हुई है। जो आइस है, आइस के बॉन्ड्स जो हैं उनको वीक करके उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया उसने, वाटर के अंदर। तो इस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है, छुपी हुई हीट जो हमें दिखाई नहीं देती। उसके बाद आता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ये तो हमारे पास लेटेंट हीट थी। अगर मैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट की बात करूं तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट में हम क्या लेते हैं, यूनिट मास ऑफ लिक्विड या यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यही एग्जांपल लिया, यहाँ पर मैंने 1 ग्राम आइस ले ली, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने इसको हीट किया तो वाटर किस में चेंज हो गया, 1 ग्राम वाटर के अंदर चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक जो हमारे पास लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या हुई, जब हमारे पास सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है ना, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यहाँ पर वर्ड दिया गया है इसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो अगर मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की डेफिनेशन दूँ तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ, किसको कन्वर्ट करा है, यूनिट मास ऑफ लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वो हीट है जो हमें चाहिए एक यूनिट मास ऑफ, किस में चेंज करने के लिए, मतलब किस में चेंज कर देती है सॉलिड को, लिक्विड में, यूनिट मास ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए वो हीट चाहिए, किस पर, उसी के मेल्टिंग पॉइंट पर, लेकिन टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इसी तरह से हम डेफिनेशन दे सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेटेंट हीट। इसी के साथ एक छोटा सा मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहती हूँ, जो हम क्या है, कंपटीशन में बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं ना, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर तो हमारे पास न्यूमेरिकल, इस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, अगर हमारे पास न्यूमेरिकल इस तरह से आता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहाँ पर आपके पास किसका फॉर्मूला लगेगा, लेटेंट हीट का, ठीक है, जो किसके इक्वल होती है, एल। यहाँ पर मेरे पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट है, क्यू क्या है, लेटेंट हीट, और एम क्या है, मास है। तो क्यू की अगर मैं वैल्यू दूँ तो क्यू क्या आ जाता है, एम एल, एम मास हो गया, एल हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट है, और क्यू क्या है, लेटेंट हीट है, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ हो। लेकिन अगर चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ होता है तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, एम सी डेल्टा टी। ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है। ये कई बार न्यूमेरिकल्स में आगे कंपटीशन के जब बच्चे एग्जाम्स देते हैं तो उसमें ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन और क्लॉजेस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को 1834 के अंदर क्लैपेरॉन ने फर्स्ट टाइम डिराइव किया था यूजिंग कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल को यूज़ करके 1834 के अंदर, ठीक है, क्लैपेरॉन ने इसको ड्राइव किया। लेकिन बाद में इंडिपेंडेंटली क्लॉजेस ने इसको 1850 के अंदर ड्राइव किया था, इसलिए इस इक्वेशन का नाम क्या पड़ा, क्लॉजेस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन किसके इक्वल है, dp बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई टी v2 माइनस v1, जहाँ पर dp क्या है, चेंज इन प्रेशर, dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, l लेटेंट हीट है, t टेम्परेचर है,
V2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो इसके अंदर इस एग्जाम्पल के अंदर हम ले रहे हैं V2 क्या है हमारे पास, ये वॉल्यूम है किसका, वेपर्स का, और V1 वॉल्यूम है लिक्विड का। ठीक है, तो जो V2 है हमारे पास वॉल्यूम किसका है, वेपर्स का, तो V2 ग्रेटर देन V1 ही है यहाँ पर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, हम जो कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का। दो चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, एक तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दूसरा कार्नोट साइकिल। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर क्या किया है, एक यूनिट मास लिया है लिक्विड का। ठीक है, जैसे मैंने एक ये कंटेनर लिया, इसके अंदर मैंने एक यूनिट मास लिया। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर लिक्विड ले लिया, ये मैंने यहाँ पर एक पिस्टन लिया, प्रेशर अप्लाई किया हुआ। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे को क्या देती है, ये इक्वेशन रिलेट करती है, ये इक्वेशन रिलेट करती है कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा जब हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा जब आप प्रेशर को चेंज कर रहे हैं। तो इस केस में मैंने क्या किया है, यूनिट मास ऑफ लिक्विड लिया, उसके ऊपर प्रेशर P अप्लाई किया, इसका वॉल्यूम मैं धीरे धीरे क्या कर रही हूँ, इंक्रीज़ कर रही हूँ। तो मैं इसका जब जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ करूँगी, मैंने वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, प्रेशर मैं स्टार्टिंग में क्या कर रही हूँ, प्रेशर को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर रही हूँ। ठीक है, पहले तो P है, उसके बाद प्रेशर को मैं क्या करती जाऊँगी, धीरे धीरे डिक्रीज़ करती जाऊँगी। जैसे जैसे मैं वॉल्यूम इंक्रीज़ करूँगी, यहाँ मैंने वॉल्यूम इतना किया, अब मैंने वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज़ कर दिया। जैसे जैसे मैं वॉल्यूम इंक्रीज़ करूँगी तो वॉल्यूम के अंदर एक ऐसी स्टेज आएगी जब जो ये लिक्विड है ये किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, वेपर्स के अंदर। ठीक है, अब इसका जब मैं वॉल्यूम और इंक्रीज़ करूँगी तो मेरे पास क्या है, ये तो वेपर्स होंगे ऊपर। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, लिक्विड। ठीक है, और फिर अगेन जब मैं वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ तक वेपर्स हो जाएंगे, नीचे लिक्विड, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब मेरे पास कंप्लीटली जो लिक्विड था वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। अब इसको अगर हम डायग्राम से समझे तो मैंने यहाँ पर एक PV डायग्राम लिया है। ठीक है, जो मेरे पास ये स्टेट है ए बी के अंदर जो हमारे पास सब्सटेंस है वो किस में है, वेपर स्टेट में है। इसको ध्यान से इस डायग्राम को समझिए। ए बी के अंदर मेरे पास जो सब्सटेंस है किसके अंदर है, वेपर स्टेट के अंदर है। BC के अलोंग ये वेपर और लिक्विड दोनों स्टेट्स के अंदर है, और CD के अलोंग ये किस में है, लिक्विड के अंदर है। ठीक है, तो जब ये मेरे पास वेपर स्टेट के अंदर है तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। ये देखो प्रेशर इंक्रीज़ होता जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम इस साइड क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फिर जब अलोंग BC है तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। अगेन फिर मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे था पहले प्रेशर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, प्रेशर क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने दो आइसोथर्मल्स लिए हैं। एक मेरे पास आइसोथर्मल क्या है, ABCD, और दूसरा आइसोथर्मल मैंने लिया है EFGH। दो आइसोथर्मल्स लिए हैं, एक का टेम्परेचर मैंने लिया है T, दूसरे का टेम्परेचर लिया है T-DT, और प्रेशर जो है फर्स्ट आइसोथर्मल का मैंने लिया है P और दूसरे का क्या लिया है, P-DP। ठीक है, जैसे मेरे पास ABCD आइसोथर्मल काम कर रहा है ऐसे ही EFGH आइसोथर्मल काम करेगा कि EF के अलोंग मेरे पास ये किस स्टेट में है, किस स्टेट में था EF के अलोंग, इसको थोड़ा सा EF के अलोंग मेरे पास वेपर स्टेट में है, फिर FG के अलोंग ये वेपर और लिक्विड दोनों स्टेट में है, और अलोंग GH किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, कार्नोट साइकिल का यूज़ करके मैंने ये इक्वेशन ड्राइव करनी है, ये इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है इसके अंदर। ठीक है, कार्नोट साइकिल
हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। कार्नोट साइकिल के अंदर 4 ऑपरेशंस थे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मैंने CL और BMI दो क्या लिए हैं, ये एडियाबैटिक्स लिए हैं। तो मेरे पास ये जो CBMLC ये कार्नोट साइकिल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। क्या CL और BM मैंने दो एडियाबैटिक्स लिए, और जो ये CBMLC ये किसकी तरह काम कर रहा है, कार्नोट साइकिल की तरह। और मैं स्टार्टिंग कहाँ से कर रही हूँ, एट पॉइंट C से जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 4 ऑपरेशन की बात कर रही हूँ, तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर जब मैं पॉइंट C से स्टार्ट कर रही हूँ, तो हम कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वॉल्यूम V1 से, ठीक है। वॉल्यूम V1 से हम स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर जो अलोंग CB है हमारे पास जो सब्सटेंस है वो दोनों स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड के अंदर भी और वेपर्स के अंदर भी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फर्स्ट जो हमारा ऑपरेशन था आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है इसके अंदर, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो रहा है, V1 से V2 इंक्रीज हो रहा है। मतलब हमारे पास जो सब्सटेंस है वो दोनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। हमें क्या करना है, लिक्विड से वेपर स्टेट के अंदर जाना है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी वो क्या होगी, L अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो L अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करके जो लिक्विड है वो किस में चेंज होगा, वेपर स्टेट के अंदर, और टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर कौन सी हीट यूज़ हो रही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो हमने पहले डिस्कस की थी। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, यूनिट मास ऑफ लिक्विड लेके चल रहे थे। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पर आप दोगे क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड। यूनिट मास ऑफ लिक्विड किसके अंदर चेंज हो रहा है, इनटू वेपर्स के अंदर, ठीक है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं आएगा। हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट जितनी ज़रूरत है टू कन्वर्ट इट्स यूनिट मास ऑफ, जो आपका किसका यूनिट मास है, ये लिक्विड का यूनिट मास है, और कन्वर्ट किस में होना है, इसने वेपर के अंदर कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेटेंट हीट यूज़ हो रही है वो क्या है, L अमाउंट ऑफ हीट जो है, जैसे हम लेते हैं ना कि L अमाउंट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब की किससे, सोर्स से, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन था वो आइसोथर्मल क्या था, एक्सपेंशन था। फिर आ जाओ अलोंग BM, ऐसे लेके चल रहे हैं ना, CBMLC ये वाला साइकिल लेके चल रहे हैं। तो अलोंग BM हमारे पास क्या हो रहा है, ये एडियाबैटिक्स लिए थे, तो यहाँ पर क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज होगा। पहले टेम्परेचर क्या था T, यहाँ पर अलोंग इसके अलोंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T माइनस DT। और प्रेशर भी क्या होगा, प्रेशर भी डिक्रीज हुआ है। प्रेशर कितना हुआ है, P माइनस DP। क्लियर है, ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद अलोंग, ये हमने BM लिया है, अलोंग LM की बात करें तो LM के अलोंग क्या होगा, हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। और आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर, आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर कितना रहेगा, कांस्टेंट, कितना, T माइनस DT। और इस ड्यूरिंग जो हमारे पास हीट है वो रिजेक्ट होगी सिंक को, ठीक है। L अमाउंट ऑफ हीट क्या हुई थी, एब्जॉर्ब की थी उसने, और जो रिजेक्ट होगी वो कितनी होगी, L माइनस DL, जो सोर्स से हुई है, ठीक है। और सिंक को इसने कितनी दी, DL, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हीट रिजेक्टेड हुई L माइनस DL हुई, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो यूजफुल वर्क है वो कितनी अमाउंट में है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो वर्क में कन्वर्ट हुई वो DL, क्योंकि L तो टोटल थी, हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, टोटल में से DL हुई है, तो यूजफुल वर्क कितना हुआ, DL इज इक्वल टू W, ठीक है ना। ये आपको ये तभी समझ में आएगा जब आपने कार्नोट साइकिल अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल हम थर्मोडायनेमिक्स 1 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि हमारे पास ये हीट रिजेक्टेड टू द सिंक होगी, तो ये इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, यूजफुल वर्क में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अलोंग CL हमारे पास अगेन क्या हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, और सब्सटेंस जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया है, और उसने वॉल्यूम V1 को अचीव कर लिया है,
ठीक है। अब हम अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ईटा हमारे पास एफिशिएंसी थी कार्नोट साइकिल की, किसके इक्वल होती थी वो, W/Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो उसने सोर्स से एब्जॉर्ब की थी। तो सोर्स से कितनी की थी, L, इतना ही था ना, dW/L, और dW किसके इक्वल है, dL/L लिख सकते हैं। ठीक है, और ईटा किसके इक्वल था, ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1। यहाँ पर T2 क्या था, टेम्परेचर ऑफ सिंक, और T1 क्या था, टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ तो मेरे पास T2 क्या है, T - dt, और यहाँ पर T है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, T हमने क्या ले लिया, कांस्टेंट, T - T प्लस dt, T से T कैंसल, तो क्या आ गया, dt/T। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर डाल देते हैं। हमारे पास ये भी ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। ये भी एफिशिएंसी है और ये भी एफिशिएंसी है, तो इसको इक्वेट करके हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dW किसके इक्वल है, dL के। तो यहाँ पर dW/L या dL/L किसके इक्वल आ गया, dt/T के। कंपेयर कर दिया ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ये भी एफिशिएंसी, ये भी एफिशिएंसी, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर आपको याद हो तो जो कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल के अंदर जो हमारे पास वर्क डन आता है वो कितना होता है, जो इसका एरिया होता है। ठीक है, एरिया ऑफ दिस साइकिल, वो हमारे पास क्या होता है, वर्क डन होता है। तो इस केस में हमारे पास वर्क डन क्या है, वर्क डन क्या लेते हैं, P × dV, यही लेके चलते हैं। हमारे पास वर्क डन क्या है, PV, जो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास वर्क डन यही होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर प्रेशर कितना है, इस केस में हमारे पास जो प्रेशर के अंदर चेंज कितना आया है वो क्या है, dP है। इस पूरे साइकिल के अंदर एक का प्रेशर P था, दूसरे का क्या था, P - dP, तो प्रेशर कितना है, dP, और जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आया है वो कितना है, V2 - V1। तो जो हमारे पास कार्नोट साइकिल के केस में वर्क डन आएगा वो क्या है, एरिया ऑफ द कार्नोट साइकिल, जो एरिया क्या है, CBMLC, और इसका एरिया किसके इक्वल होता है, इसका एरिया होता है P × dV के इक्वल होता है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, dP, और वॉल्यूम के अंदर चेंज कितना आ रहा है, V2 - V1। तो यहाँ से मैं वर्क डन इस केस में dW क्या लिख सकती हूँ, dW इज इक्वल टू dP V2 - V1। क्लियर, इस इक्वेशन को तो हमने ड्राइव करना है। एक बार ये इक्वेशन जो हमने ड्राइव करनी है, ये मैं ऊपर लिख रही हूँ, dP/dt इज इक्वल टू L/T V2 - V1। ठीक है, तो इस केस में ये मेरे पास dW है। ठीक है, dW को मैं क्या लिख सकती हूँ, dL लिख सकते हैं। dW मेरे पास क्या है, ये है, dW की जगह पर मैं ये लिख सकती हूँ, dP V2 - V1, यहाँ पर पुट किया मैंने, बाय L, और ये किसके इक्वल था, dt/T के इक्वल था, कर सकते हैं ना। अब हमें ड्राइव क्या करना है, dP/dt, dP/dt को इधर ले आओ, dt यहाँ ले आए। ठीक है, L उधर चला जाएगा, L/T V2 - V1, यही हमने ड्राइव करना था। दिस इज कॉल्ड द क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन या फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन। ठीक है, जब ये इक्वेशन मैं ड्राइव कर रही थी तो मैंने इस इक्वेशन के अंदर ये बोला था कि ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या बताती है, ये बताती है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब हम क्या करते हैं, प्रेशर के अंदर चेंज आता है, यही बताती है। तो अगर मैं इसका फर्स्ट पॉइंट लेके चलूँ कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या चेंज आता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर अगर हमने चेंज लेना है तो देखो, अगर मैं यही ले रही हूँ, अलोंग CB हमारे पास क्या था, सब्सटेंस, लिक्विड और वेपर के अंदर ही था ना। ठीक है, और जब हमारे पास लिक्विड वेपर के अंदर चेंज हो रहा है तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब V2 मेरे पास ज़्यादा है V1 से, तो V2 - V1 अगर ज़्यादा है तो ये क्वांटिटी क्या हो गई मेरे पास, पॉजिटिव हो गई, तो dP/dt क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, उसके बाद क्या है,
इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। इसमें हम दो केसेस ले सकते हैं। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको हम हीट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन हीटिंग। एग्जाम्पल क्या है? सॉलिड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आइस। आइस को अगर आप हीट करोगे तो वो हीट करने पर कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वॉल्यूम के अंदर क्या होगा? डिक्रीज आएगा। वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज आएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी? नेगेटिव होगी। ये नेगेटिव होगी तो dp/dt क्या हो गया? नेगेटिव। मतलब आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिस केस में आपके जो सॉलिड हैं वो हीट करने पर क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उस केस में तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा? मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज करेगा जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे। ठीक है। और कुछ केसेस में हम क्या लेकर चलते हैं? सॉलिड ऐसे होते हैं जैसे वैक्स है। वैक्स को आप हीट करते तो वो एक्सपैंड करती है। एक्सपैंड करेगी तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो dp/dt क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस केस में आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन और Clapeyron इक्वेशन। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन और फेज डायग्राम और ट्रिपल पॉइंट। थैंक यू।